हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज हम करेंगे NTA अभ्यास ऐप से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस नीट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय मैक्रोफेजेस। ऑप्शन दिए गए सीलियरी, एमोइबॉइड, फ्लेजिलर या फिर मस्कुलर। यानी जो मैक्रोफेज होता है उसके द्वारा कौन सी मूवमेंट शो की जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, एमोइबॉइड मूवमेंट वहां पर होती है। मैक्रोफेज कौन सी मूवमेंट शो करता है, एमोइबॉइड मूवमेंट शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई द प्लाज्मोगेमी इज फॉलोड बाय कैरियोगेमी इमीडिएटली। यानी वो कौन सी ऐसी फंजाई है जिसके अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद डायरेक्ट कैरियोगेमी आ जाती है इमीडिएटली। हम जब फंजाई किंगडम के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर दो ऐसी क्लास है जहां पर क्या है कि डाइकैरियोटिक फेज आती है, और वो क्लास कौन सी है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। जहां पे डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है, वहां पे उनके बीच में एक डाइकैरियोन फेज भी आता है। बट हमसे ये पूछा गया कि वो कौन सी फंजाई है जिसके अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद डायरेक्ट जो है वो कैरियोगेमी होती है। तो यहाँ पर हम एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिट को छोड़ दें तो ऑप्शन दिए गए म्यूकर, एस्परजिलस उस्ट्रिलागो एंड प्यूसिनिया। तो ये जो एस्परजिलस उस्ट्रिलागो प्यूसिनिया है ये किसके हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। जबकि म्यूकर जो है वो फाइकोमाइसिटीज का है। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर ऐसा ही होता है कि प्लाज्मोगेमी के बाद डायरेक्ट कार्योगेमी जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर वेयर प्लांट्स शो अल्टरनेट, ऑपोजिट, होल्ड, फिलोटैक्सी रिस्पेक्टिवली। यानी हमें वो प्लांट्स बताने जिनके अंदर अल्टरनेट हो, ऑपोजिट हो और होल्ड, फिलोटैक्सी हो रिस्पेक्टिवली। मतलब जो फर्स्ट हो उसके अंदर अल्टरनेट, सेकंड के अंदर ऑपोजिट एंड थर्ड के अंदर होल्ड। तो ऑप्शन दिए गए चाइना रोज, कैलोट्रोपिस, नीरियम। ऑप्शन बी दिए गए चाइना रोज, नीरियम एंड कैलोट्रोपिस। सी दिए गए नीरियम, कैलोट्रोपिस एंड चाइना रोज। एंड ऑप्शन डी दिए गए कैलोट्रोपिस, चाइना रोज एंड नीरियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा कि अल्टरनेट जो होती है वो चाइना रोज के अंदर होती है। ओके, अल्टरनेट किसके अंदर होती है, चाइना रोज के अंदर होती है। ऑपोजिट जो होती है वो किसके अंदर होती है, कैलोट्रोपिस के अंदर होती है। एंड जो होल होती है वो नीरियम के अंदर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर एप्लीकेबल टू हॉर्मोन्स। यानी इनमें से कौन से ऐसे फीचर हैं जो हार्मोन में एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्ट जो फीचर दिया गया वो द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, सेकंड है इंट्रा सेलुलर मैसेंजर, थर्ड है रिलीज्ड इन ब्लड और ओपन स्पेस, एंड फोर्थ है प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। तो सबसे पहले जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, ये तो बिल्कुल फीचर एप्लीकेबल होता है। इंट्रासेलुलर मैसेंजर नहीं होते, वो इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, ये इनकरेक्ट हो जाता है। रिलीज्ड इन ब्लड, ब्लड के अंदर रिलीज किए जाते हैं बट नॉट इन ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में रिलीज नहीं किए जाते हैं। वो टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और वहां पर एक टारगेट साइट पर जाकर वहां पर जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन्होंने कहा है ओपन स्पेस, तो ये नहीं हो सकता। एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे टू ऐसे फीचर्स हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं। ऑप्शन दिया है नन, 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक बैलेंसिंग इज। यानी इंटरनल ईयर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो डायनामिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन दिया गया कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस या फिर सेकुलस। तो यहाँ पे देखिए जो कोक्लिया है वो तो हियरिंग में मदद करता है, सुनने के अंदर मदद करता है। जो आपके यूट्रिकुलस और जो आपके सेकुलस हैं वो स्टैटिक बैलेंस, मतलब जब आप चल नहीं रहे हो आराम से बैठे तो स्टैटिक बैलेंस जो होता है उसमें मदद करती है यूट्रिकुलस एंड सेकुलस। और जो आपका डायनेमिक बैलेंस है उसके अंदर आपका जो मदद करता है वो कौन है, सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। तो यानी जो मेंडल ने जो वर्क किया था, ओके, जिसे आज फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, तो उनके वर्क को पहले रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया, क्या उसके रीजन थे। तो ऑप्शन दिया गया है, हिज वर्क कुड नॉट वाइडली पब्लिश्ड। ऑप्शन सेकंड है, हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्परेरीज। सी है, his approach of using mathematics to explain biological phenomenon was totally new and unacceptable by many of the biologists of his time. And option D है all of his। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये सभी रीजन थे, सबसे पहले तो उनका वाइडली पब्लिश नहीं हुआ था वर्क,
ओके, और उन्होंने जो फैक्टर वगैरह बताए थे वहाँ पे उस टाइम वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। ओके, क्योंकि उनका कुछ बिल्कुल प्रूफ नहीं था। और फिर जो उस टाइम मैथमेटिक्स यूज़ किया गया बायोलॉजी के अंदर, वो भी फिनोमिना उस टाइम बिल्कुल नया था, तो बायोलॉजिस्ट ये नहीं मानते थे कि मैथमेटिक्स जो वो बायोलॉजी के अंदर आ सकता है। तो इसलिए 3 रीज़न होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडेप्टेशन इज एन एट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल दैट अनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू। यानी जो ऑर्गेनिज्म होता है जब वो अडेप्टेशन करता है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे बिहेवियरल हो, तो वो क्या चीज़ अनेबल करता है एक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन दिया गया सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट, टू रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, सी है सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, ऑप्शन डी है इवॉल्व इन इट्स हैबिटेट। तो जब भी कोई अडेप्टेशन करता है तो वो अपना सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए ही अडेप्ट करता है। अगर वो सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ विच टिश्यू इन डाइकोट रूट। यानी जो लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट होते हैं डाइकोट रूट के अंदर, वो किस एक्टिविटी की वजह से होते हैं, मतलब कौन सा ऐसा टिश्यू जिसके अंदर एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये ओरिजिनेट होते हैं। ऑप्शन है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कैस्पेरियन स्ट्रिप या फिर पेरिड्रम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पेरिसाइकल। पेरिसाइकल टिश्यू के अंदर जो है एक्टिविटी की वजह से लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम वगैरह जो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिगार्डिंग म्यूटेशन सेलेक्ट हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट। तो म्यूटेशन के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट है रैंडम, सेकंड डिसकंटिन्यूस, थर्ड है कंटिन्यूस एंड फोर्थ है डायरेक्शनल लेस। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट, करेक्ट कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। 5 तो यहाँ पे लिखे भी नहीं है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने पॉइंट्स करेक्ट हो सकते हैं, सबसे पहले जो म्यूटेशन होता है वो बिल्कुल रैंडम होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है और बिल्कुल डायरेक्शनल लेस होता है। तो यहाँ पे 3 जो पॉइंट है वो बिल्कुल करेक्ट लिखे गए, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड मैच्योरेशन। सीड मैच्योरेशन में कौन सा हार्मोन जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए, बी, ए, इथाइलिन, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन। तो यहाँ पे जो हम हार्मोन जो रोल प्ले करता है सीड मैच्योरेशन के अंदर वो है इथाइलिन। ये जो आपका फ्रूट होता है उसको राइपनिंग में मदद करता है, और फ्रूट के अंदर होते हैं सीड, तो फ्रूट राइपनिंग और सीड मैच्योरेशन के अंदर जो मदद करता है हार्मोन वो है इथाइलिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैं इनकरेक्ट बताना है, मैच द फॉलोइंग कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट है साल्टी एरियाज हेलोफाइल्स, सेकंड है हॉट स्प्रिंग यूबैक्टीरिया, सी है मार्सी एरिया मिथेनोजेंस एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा है, जो साल्टी एरियाज में रहते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं, जो मार्सी एरियाज में रहते हैं उन्हें मिथेनोजेंस कहते हैं, जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, नॉट एन यू बैक्टीरिया, ये आचे बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल सेल प्रोटीन। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड है इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रोब्स ओनली ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ऑप्शन सी है दे कैन बी इजीली ग्रोन ऑन मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर एंड ऑप्शन डी है सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो सिंगल सेल प्रोटीन के लिए इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहले इट इज़ वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है इट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रोब्स ओनली, जी नहीं, यहाँ पे सिंगल सेल लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल यूनिसेलुलर होंगे। यहाँ पर जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स दोनों को जो है वो ग्रो किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स जो होते हैं उनको ग्रो किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। आगे लिखा है दे कैन बी इजीली ग्रोन ऑन मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर, बिल्कुल यस। सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यस। तो ये जो 3 स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट है द आउटर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज पैक्टोसेलुलोजिक इन नेचर। सेकंड स्टेटमेंट है इन पोलन ग्रेन द जनरेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन्स एबिडेंट फूड रिजर्व। थर्ड है इन ऑल एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर ऑलवेज शेड एट द 2 cell स्टेज। एंड फोर्थ है यूजुअली स्पोरोजीनस सेल्स डायरेक्टली बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल।
अब लिखा गया क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग, कितनी स्टेटमेंट रॉन्ग है ऊपर। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, दी आउटर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज पेक्टोसेलुलोज, जी नहीं, आउटर वॉल जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन होती है, तो ये रॉन्ग है। सेकंड है, इन पोलन ग्रेन द जनरेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन्स एबिडेंट फूड, जी नहीं, जनरेटिव नहीं, वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है, ये भी इनकरेक्ट है। इन ऑल एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर ऑलवेज शेड एट द 2 सेल स्टेज, जी नहीं, वो 60-40 का रेशियो जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो आएगा, तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है, ऑल के अंदर ऐसा नहीं होता है। आगे लिखा, यूजुअली स्पोरोजिनस सेल्स डायरेक्टली बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल, नॉट अ मेगा, वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो, पोलन ग्रेन की अगर बात करें तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल 4 की 4 स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर आर ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रियोल, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताना है सेंट्रियोल का कौन सा है। ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल या फिर गोल्गी बॉडी। तो जो आपका सेंट्रियोल होता है उसका जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, तो लाइट रिएक्शन के अंदर जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन हो रही है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पे मिल सकते हैं। ऑप्शन है स्ट्रोमा, ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए जो ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड्स है उसके अंदर जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं सारे के सारे जो प्रोटॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोसिस्टम, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखी गई है इकोसिस्टम के बारे में। साइक्लिंग ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इज ए कपल्ड प्रोसेस, सेकंड स्टेटमेंट है साइक्लिंग ऑफ एनर्जी इन एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, थर्ड है मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, फोर्थ है बोथ मैक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर्स आर नेसेसरी। फिर क्वेश्चन पूछा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट विच आर कंप्लीट द अबाउ स्टेटमेंट, यानी इकोसिस्टम को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कंप्लीट करती है। ओके, ऑप्शन दिए गए ओनली 1, ओनली 3, ओनली 1 एंड 3 और ओनली 4। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर साइक्लिंग ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इज ए कपल्ड प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। साइक्लिंग ऑफ एनर्जी इज एन इंडिपेंडेंट, अभी बताया था कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स दोनों कपल्ड होती है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट है। मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, जी हाँ, वो हमेशा जो है वो कैसे चलती है, प्रोड्यूसर से जो है वो कंज्यूमर की तरफ ही जो है वो एनर्जी होती है, ऐसा नहीं है कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में आ जाए, तो वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ये भी इनकरेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी। फिर अब बोथ मैक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर्स आर नेसेसरी, मैक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर्स बोला इन्होंने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों के दोनों कंज्यूमर्स ही नेसेसरी हो, वहाँ पर हमें जो चाहिए वो होता है कि एक तो प्रोड्यूसर होना चाहिए, ओके, प्रोड्यूसर के बाद जो है वो कंज्यूमर होना चाहिए, मैक्रो या माइक्रो दोनों के दोनों कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो हमारे लिए करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 1 एंड 3 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द बेस रेशियो ऑफ डीएनए, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें अकॉर्डिंग टू बेस रेशियो ऑफ डीएनए, जो ATGCA से होता है ना, एडेनाइन थाइमिन, ये वाले। तो ऑप्शन दिया गया, बेस रेशियो इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज, बेस रेशियो इज वेरिएबल फॉर डिफरेंट स्पीसीज, सी ए बेस रेशियो डज नॉट डिपेंड ऑन द एज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड फोर्थ अ बेस रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से हम नोट ट्रू पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। तो देखिए बेस रेशियो जो है वो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट हो जाएगी, ये कह रहा है डिफरेंट फॉर डिफरेंट टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब जब हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो हमारे अगर हैंड का होगा तो वो अलग आएगा, लीवर का होगा तो वो अलग आएगा, लंग्स का होगा तो वो अलग आएगा, हार्ट, ऐसा नहीं होता है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर सभी में टिश्यू में सेम रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड इन विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल यूजिंग माइक्रोनीडल इज नोन एज। ऑप्शन दिए गए जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक या फिर डायरेक्ट डीएनए इंजेक्शन। यानी जब हम रिकॉम्बिनेशन डीएनए को डायरेक्ट जो वो न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करते हैं माइक्रोनीडल की मदद से, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो इंजेक्शन। तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द सुपर नेटेंट लेफ्ट आफ्टर सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज वाटर ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट इज नोन एज,
यानी जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद जो सीवेज का सेडिमेंट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एफ्लुएंट, फ्लॉक्स, स्लज या फिर इफ्लुएंट। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद जो बच जाता है, जिसके बाद जिस चीज़ का हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इफ्लुएंट। तो इफ्लुएंट जो है उसका हम क्या करते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इफ्लुएंट। ओके, तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।